जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह फिर से एक प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित हूँ इस सायंकालीन सत्र में। और ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। ठीक है, 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करें, दिन भर आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करता हूँ। देखिएगा, आज का कंटेंट आपको कुछ अलग ही दिखेगा। स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, आपसे सवाल पूछ रहा है। कालिदास यानी कवि हैं संस्कृत के और इनकी प्रसिद्धि उपमा प्रयोग के लिए है, ये बिल्कुल सही कथन है। जो माघ है, उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य के लिए, तीनों के लिए फेमस हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। और भवभूति जो है अर्थगौरव के लिए फेमस हैं, ये गलत कथन है। और वाल्मीकि जो है यहाँ पर करुण रस के लिए फेमस है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर। क्योंकि भवभूति यहाँ पर देखिएगा, भवभूति की विशेषता यह है कि ये करुण रस के लिए फेमस हैं। ठीक है ना, भवभूति और वाल्मीकि करुण रस के लिए फेमस हैं। और अर्थगौरव के लिए कौन फेमस है, भारवी जो है अर्थगौरव के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, भारवी अर्थगौरव के लिए फेमस हैं। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माघे संति त्रयो गुणाः करके कहा गया ना, तो 3 गुण क्या क्या हैं, त्रयो गुणाः क्या क्या हैं माघ में, तो 3 गुण क्या क्या हैं, तो उपमा प्रयोग, अर्थगौरव और पदलालित्य। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल बनेगा ही बनेगा। और दंडी की विशेषता यह है कि पदलालित्य है, इनमें पदलालित्य है। और उसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, और जो अर्थगौरव के लिए भारवी हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि विषय के प्रति छात्रों में इच्छा जागृत करवाना इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है। यानी छात्रों में इच्छा जागृत करने का काम यह सिद्धांत करता है। मौखिक कार्य का सिद्धांत ये नहीं करता है, क्योंकि जो शिक्षण की प्रक्रिया है अधिक से अधिक मौखिक रूप में हो, ये मौखिक कार्य का सिद्धांत कहता है। अभिरुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में जो जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके प्रति अभिरुचि जागृत किया जाए और उनमें इच्छा जागृत किया जाए। तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि जो कुछ भी हम पढ़ाएं, तो उसको एक अच्छी तरह से, मतलब अनुपात के क्रम में हम पढ़ाएं विषय वस्तु को। और क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि जो पाठ जिस समय पढ़ाया जाना चाहिए, उसी समय उस पाठ को पढ़ाया जाए। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है, ये तो डिटेल्स में भी हम चर्चा कर चुके हैं। संधि तक हमारा विभाग सुबह के सेशन में डिटेल्स में हम चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। और प्रति और आंग उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, इस शब्द में 2 उपसर्ग आगे लगे हैं। ठीक है, और हिरी धातु है और घया प्रत्यय है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि लघिमा की व्युत्पत्ति हेतु ठीक विकल्प चुनिएगा। ठीक है, तो ये जो अणिमा, सबसे पहली बात अणिमा, गरिमा, लघिमा, ठीक है, हिंदी में ये शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन संस्कृत में ये शब्द सबके सब ये संस्कृत में ये शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इसके मूल में इमनिच प्रत्यय है। ठीक है, इमनिच प्रत्यय है। और ये जो इमनिच प्रत्यय है ना, हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है संस्कृत में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाम के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो नाम और सर्वनाम और विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उसको हम तद्धित कहते हैं, ये गलत टाइप हुआ है। और धातु के बाद में, ठीक है, धातु के बाद में धातु से तिंग भिन्न जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी तिंग को छोड़ करके जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यांत जो धातु होते हैं, प्रत्यांत धातुओं में से, ठीक है, जो णिच प्रत्यय होता है वो भावार्थक में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, णिच प्रत्यय का प्रयोग हम भावार्थ में करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर तद्धित हो जाएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि बालक शब्द का चतुर्थी एकवचन का रूप क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है चतुर्थी एकवचन का। तो स्वाभाविक है कि बालक और बालक का रूप किस तरह से चलता है, राम के समान रूप चलता है, इसलिए बालकाय हो जाएगा चतुर्थी एकवचन में। बालकान ये द्वितीय बहुवचन का है, बालके सप्तमी एकवचन का है,
बालकात पंचमी एक वचन का रूप है ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिस क्रिया का वाच्य कर्म हो, ठीक है, जिस क्रिया में कर्म प्रमुख हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ कर्म प्रमुख हो उसको कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता प्रमुख हो उसको कर्तृवाच्य, जहाँ भाव प्रमुख हो उसको भाववाच्य, इस प्रकार से नाम बनता है। और वाच्य की बात करें तो वाच्य 3 प्रकार के हैं संस्कृत में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो क्रियापद हैं वो अलग होते हैं, यानी ये हमेशा आत्मनेय पद में ही प्रयुक्त होते हैं, इसको नोट करिएगा। और यहाँ पर आपका आंसर कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि तट्टिका शब्द किस सूत्र से बनता है? तट्टिका, सबसे पहले देखिएगा तत् धन टीका, इसका यहाँ पर क्या होगा, विच्छेद हो जाएगा, इसको नोट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, त का यहाँ पर ट के रूप में परिवर्तन होता है, तो तवर्ग का टवर्ग के रूप में परिवर्तन करने वाला सूत्र है स्टुनाष्टु, यहाँ पर स्तुत्व संधि से बना हुआ है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ डबल च आपको दिखाई पड़े, जहाँ डबल ज दिखाई पड़े, ऐसे में यहाँ पर स्तुत्व संधि समझ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ डबल ट आपको दिखाई पड़े, जहाँ डबल ड आपको दिखाई पड़े, ऐसे में आपको स्तुत्व संधि समझना होगा। और एंगी पररूपम, ये पररूप संधि का विधान करता है, और झलाम जसवंते, ठीक है, ये यहाँ पर जस्तो संधि का विधान करता है, इसको भी साथ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि सरोवर का पर्यायवाची होगा, भास्कर बोलते हैं सूर्य को, कासार बोलते हैं, ठीक है, सरोवर को, और सागर बोलते हैं समुद्र को, और रत्नाकर भी बोलते हैं हम समुद्र को ही, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा राइट यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार की बात करें तो ये वर्गीय चतुर्थ व्यंजन का बोध कराता है, वर्गीय 4th व्यंजन का बोध कराता है। तो यहाँ पर वर्गीय चतुर्थ व्यंजन कौन सा है? तो ध है यहाँ पर, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत वर्णमाला में वर्ण संख्या कितनी है? यानी संस्कृत वर्णमाला में 9 तो स्वर हैं, है ना, इसी प्रकार से 33 क्या हैं, व्यंजन हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, 42 बन जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि व्यंजन वर्ण की सही मात्रा क्या है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मात्रा जो होते हैं वो ह्रस्व वर्णों के एक मात्रा होते हैं, और जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनकी द्विमात्रा होती हैं, और जो प्लुत वर्ण होते हैं उनकी त्रिमात्रा होती हैं, और जो व्यंजन वर्ण होते हैं व्यंजन, ठीक है, तो इनकी अर्धमात्रा होती है। ठीक है, व्यंजनंतु अर्धमात्रिकम करके कहा गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि घी संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? घी संज्ञा है ना, तो यहाँ पर देखिएगा युस्त्राख्यो नदी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा युस्त्राख्यो नदी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दीर्घ इकार और दीर्घ उकार के योग से यहाँ पर यू शब्द बनता है यण संधि होकर के। ठीक है, तो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो नदी संज्ञक होते हैं, जैसे कि गौरी, नदी। ठीक है, ये दोनों शब्द क्या होंगे, नदी संज्ञक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, ठीक। और बधु शब्द भी देखिएगा, बधु शब्द किस प्रकार का है, दीर्घ उकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए गौरी और बधु शब्द की संज्ञा क्या होगी ये अक्सर पूछता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और अचोन्त्या दीटी, ये टी संज्ञा का विधान करता है। ठीक है, परह सन्निकर्ष संहिता, ये संहिता संज्ञा का विधान करता है। शेषो घ्य सखी, ये घी संज्ञा का विधान कर, ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये युस्त्राख्यो नदी, नदी संज्ञा का विधान करता है, सॉरी। और शेषो घ्या सखी यहाँ पर क्या होता है, घी संज्ञा का विधान करता है। रस्व इकारांत और रस्व उकारांत, ध्यान रखिए, रस्व उकारांत जो शब्द होते हैं इन शब्दों की जो संज्ञा होती है वो यहाँ पर नदी संज्ञा होती है, जैसे हरि शब्द है, मुनि शब्द है, ठीक है, पति शब्द है। ठीक है, और साथ साथ में पति शब्द का समास में ही घी संज्ञा होगा, स्वतंत्र रूप से नहीं होगा। वारी शब्द है, तो ऐसे पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की यहाँ पर घी संज्ञा होती है, नोट करिएगा इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ठीक है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि 10,000 पहुँचने में बस 100 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है,
अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो ये आज रात तक पहुंच जाएगा। फिर मैं लाइव आकर के आप लोगों से रूबरू हूँगा, कुछ बातें शेयर करूँगा, क्या किस परिस्थिति में आपके समक्ष आया हूँ और मतलब कैसा ये सफ़र रहा, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तालु आदि स्थानों में जो अच ऊपरी भाग में बोला जाए उसकी संज्ञा है। ठीक है, देखिएगा उच्चारण स्थान के जब हम ऊपर से, ठीक है, ऊपर से जिन स्वरों को बोलते हैं हम उसको उदात्त कहते हैं, और जिनको निचले हिस्से से बोलते हैं उच्चारण स्थान के उसको हम अनुदात्त कहते हैं, जिनको हम बीच से बोलते हैं उसको स्वरित कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या कहा है, ऊपरी भाग से कहा है ना, तो इसलिए उदात्त हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार से तालु आदि स्थानों के, ठीक है, निचली भाग से जो जिसे बोला जाए उसकी संज्ञा क्या है, तो अनुदात्त हो जाएगा। तालु आदि स्थानों में जो मध्य भाग से बोला जाए उसको हम स्वरित कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि उच्चरति शब्द में जुड़ा प्रत्यय क्या है। उच्चरति शब्द में जुड़ा प्रत्यय क्या है। ठीक है, उच्चरति का मतलब होता है यानी ऊंचे आवाज में बोलता है। तो यहाँ पर उत उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग कितने हैं, तो उपसर्ग 22 हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं और उपसर्ग की गतियाँ कितनी हैं, ये भी सवाल पूछ देता है। गतियाँ 3 हैं। उपसर्ग गति त्रिधा कहा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रार्क्षति, तो यहाँ पर बताइएगा संधि कौन सी होगी, इसको बताना है आपको। प्रधन रिच्छति, ठीक है, ये यहाँ पर इसका विच्छेद होगा। और यहाँ पर सूत्र लगा है उपार्क्षति, यहाँ पर ये, ठीक है, सूत्र लगा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में, ठीक है, ये रिच्छति अगर शब्द रहे तो यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि संधि होती है, आर वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ या आ के बाद में ए या ऐ आए तो होगा, ठीक है, अ या आ के बाद में ए या ऐ आने पर यहाँ पर होता है ऐ, ठीक है ना। तो ये कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि का नियम है, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 2 बात आप समझ लेंगे, ठीक है। वृद्धिरादैच ये जो सूत्र है वृद्धि संज्ञा का विधान करता है। आ, ऐ और औ ये 3 वर्ण क्या होते हैं, वृद्धि संज्ञक होते हैं। और इसी प्रकार से वृद्धिरेचि जो सूत्र है ये संधि का विधान करता है। इन दोनों में अंतर को यहाँ पर समझना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर था वो बी था। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, ठीक है, इसका विच्छेद हो जाएगा जगत धन नाथ। यहाँ पर क्या होता है, प्रथम व्यंजन का, इसको हम अनुनासिक संधि कहते हैं। प्रथम व्यंजन का यहाँ पर इसको हम 5वें व्यंजन में परिवर्तन कर देंगे, पीछे जो है उसी के अनुसार, ठीक है। इसको हम अनुनासिक संधि कहेंगे, ध्यान रखिएगा। कौन सी संधि, अनुनासिक संधि। तो अनुनासिक संधि जो है व्यंजन संधि का भेद होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुरु का विलोम शब्द क्या है, गुरु का विलोम शब्द क्या है। गुरु का यहाँ पर विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। गुरु का मतलब होता है यहाँ भारी, ध्यान रखिएगा। पता चला है गुरु का मतलब जो ज्ञान देने वाला, यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो गुरु का मतलब यहाँ पर विलोम हो जाएगा लघु। लघु का मतलब होता है हल्का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गुरु शब्द का एक अर्थ होता है भारी, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरु में ज्ञान रहता है, ज्ञान के भार से भरा हुआ होता है, शायद इसलिए उसको गुरु कहा गया हो, हमको क्या है ना, तो इसलिए शायद गुरु कहा गया हो, ऐसा लगता है। संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संस्कृत में जो भी हम कथा और कहानी सुनाते हैं उसका उद्देश्य क्या नहीं हो सकता, आपसे सवाल पूछ रहा है। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, ये बात बिल्कुल सही है, कहानियों से, ठीक है। इसलिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप कहानियाँ सुनाते हैं ना, अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो और बच्चा पूछने लगता है इसके बाद क्या कहानी होगा, क्या घटना घटेगी, मम्मी या मतलब पापा या दादा नाना जो भी कहानी सुनाते हैं आप, है ना। तो याद करिएगा अपने बचपन के दिनों को। छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचय कराना। बेटा ये ध्वनि विज्ञान का परिचय नहीं होगा इससे, ठीक है। छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना ये भी संभव है। छात्रों का उत्तम चरित्र का निर्माण करना ये भी संभव है। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं होगा। कहा कि
उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी, यानी कौन सा मतलब प्रणाली जो है अपनाया जाना चाहिए आपको बताना है। केवल लिखित, केवल मौखिक, शास्त्रार्थ और लिखित एवं मौखिक दोनों। तो यहाँ पर लिखित और मौखिक दोनों ही पद्धतियाँ होनी चाहिए, जिससे कि छात्र का हम समग्र विकास कर सकें। और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चैनल में नए हैं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए डेली, ठीक है, तो उसके लिए आपको संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, लिंक दिया गया होगा, तो उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है टेलीग्राम पे, ठीक है। वहाँ पे सारा अपडेट आपको मिलता रहता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपसे सवाल पूछ रहा है। रजकाय वस्त्रम ददाति, रजक के लिए वस्त्र देता है। रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति। कल परसों भी आपको मैंने बताया है, याद करिए एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक। तो दा धातु का कहीं पर भी योग रहे तो जिसे फल दिया जाए, जिसे कुछ वस्तु दिया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ पर रजकाय वस्त्रम ददाति, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग को हम किन शब्दों के अंतर्गत रख सकते हैं। देखिएगा, शब्दों की बात करें तो देखिएगा, शब्द हम दो प्रकार से विभक्त करते हैं हिंदी में सामान्य तौर से, विकारी और अभिकारी, है ना, विकारी और अभिकारी, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो विकारी जो शब्द होते हैं, इसमें देखिएगा, विकारी का मतलब विकार होना, है ना, परिवर्तन होते रहना। संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, इन शब्दों को हम विकारी श्रेणी में रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो अव्यय, उपसर्ग, ठीक है, और निपात जो होते हैं उसको हम अभिकारी के श्रेणी में रखते हैं, और उपसर्ग भी अव्यय के ही हिस्से के रूप में हम इसको जानते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, अव्यय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा। तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, कवि के समान रवि शब्द है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। कपि शब्द है, हरि शब्द है, ठीक है। तो रवि ही, कपि ही, हरि ही, ये यहाँ पर समान इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्दों में तृतीया विभक्ति के एक वचन में यहाँ पर देखिएगा क्या रूप बनेगा, रवीना, कपीना, हरिणा और कवीना। क्या बनेगा, कवीना, तृतीया विभक्ति में। कवय चतुर्थी एक वचन में बनेगा, कवि नाम षष्ठी बहुवचन में बनेगा, और कवो यहाँ पर सप्तमी एक वचन में बनेगा। इसको भी नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बलिम याचते वसुधाम, यहाँ पर बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। बलिम याचते वसुधाम, कहा कि बलि से जो है पृथ्वी को मांगता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अकथितम च, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर बलिम और क्या है, वसुधाम, दो यहाँ पर क्या है, कर्म है, ठीक है, कर्म है। तो द्विकर्मक धातुओं के योग में, ठीक है, जो कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो यहाँ पर क्या है, अकथितम च है। और द्विकर्मक धातुओं की संख्या इस सूत्र के अंतर्गत 16 द्विकर्मक धातुओं की परिगणना की गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत में लकार कितने हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो लकार कितने हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो लकार कितने हैं, तो 10 लकार हैं, ठीक है ना। सिलेबस में 5 लकार लगाए गए हैं, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में हम करते हैं, ठीक है। लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञा और आशीर्वाद अर्थ में करते हैं, आज्ञा और आशीर्वाद अर्थ में करते हैं, ध्यान रखिएगा। और विधिर लिंग लकार का जो प्रयोग है, विधिर लिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में करते हैं, चाहिए और आशीर्वाद अर्थ में भी होता है इसका भी प्रयोग। और साथ साथ में लंग लकार का प्रयोग हम किस में करते हैं, भूतकाल के अर्थ में करते हैं। ये 5 लकार हमारे सिलेबस में है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो लकार कितने हैं, तो 10 हैं टोटल। और इसमें से पांचवा जो लकार है जिसका नाम है लेट लकार, लेट लकार का प्रयोग केवल वेद में ही होगा, इसको भी नोट करेंगे अच्छे से। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे, 8 को हम पुल्लिंग में क्या कहेंगे, आपको बताना है। अष्टम, अष्टौ, अष्टाह, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, अष्टौ या अष्टा कहेंगे या फिर अष्टौ कहेंगे, ध्यान रखिएगा।
अष्टौ अष्टम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों ही शब्द यहाँ पर क्या हैं, शुद्ध हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि 28 में रमया कोकिलः दृश्यते, यानी रमा के द्वारा कोयल को देखा जाता है। कोकिलः का मतलब होता है कोयल, है ना। तो यहाँ पर इसको आपको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। रमया यहाँ पर तृतीया एक वचन में है, तो इसको प्रथमा एक वचन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रमा बन जाएगा, है ना। कोकिलः यहाँ पर क्या है, कर्म है, तो कर्म यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में है, तो इसको द्वितीय विभक्ति में ले जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा कोकिलम बन जाएगा, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। इसको द्वितीय के एक वचन में ले जाना होगा। और साथ साथ में दृश्यते है, तो दृश्यते का यहाँ पर रमा, यहाँ पर पश्यति, तो यहाँ पर देखिएगा दृश्यते है ना, तो यहाँ पर पश्यति, रमा कोकिलम पश्यति, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। महानता गलत, और महानता गलत, और महान देखिएगा महानता गलत, और यहाँ पर महत्ता हो जाएगा संस्कृत में यहाँ पर, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उनके द्वारा हंसा जाता है, संस्कृत में अनुवाद होगा उनके द्वारा हंसा जाता है, ठीक है। इसमें अनुवाद क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये वाक्य है भाववाच्य में है, ठीक है ना, भाववाच्य में है। इसको देखिएगा उनके द्वारा, है ना, तो तेना, तेना का मतलब उनके द्वारा, और हस्यते, हस्यते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, उनके, देखिएगा उनके यहाँ पर, अब इसको उनके यहाँ पर तेना है, तेना का इसका बहुवचन का कर देंगे तो तही हस्यते, यहाँ पर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। अगर उसके द्वारा हंसा जाता है अगर कहता तो यहाँ पर तेना होता, तेना हस्यते होता, तो यहाँ पर उनके कहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तई ही हो जाएगा। इसको नोट करिएगा अच्छे से। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट, सुबह से लेकर के अब तक बैठ करके बना रहा था, और इसमें आपको कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, और बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट को रखा है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह का वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। सर्दी का मौसम है, ठीक है, थोड़ा गरम गरम कुछ खाते रहिएगा। धन्यवाद आप सबका।